नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे, जहां पर हम लोग करते हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर चर्चा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। तो दोस्तों, आज का पेपर जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं वो है बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2017 का पेपर है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, जो हमारे मित्र बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को देंगे या अभी उनका पेपर होने वाला है उनके लिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आप अपने अंकों को सुधार सकते हैं। अपने अंकों की पूरे अगर पहले किसी सेमेस्टर में आपने पेपर दिया और अंक कम आए हैं, इस सब्जेक्ट में आप अच्छे अंक लाकर वहाँ की थोड़ी भरपाई तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से तैयारी कर लें। और इसका सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करने का दोस्तों एक तरीका होता है कि आप पेपर्स को सॉल्व करते वक्त में चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करें, ताकि आधे से ज़्यादा का आपका जो पोर्शन होता है या सिलेबस होता है वो कवर भी हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से भी आपके अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 60 से 70% प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, हू बहू वैसे ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलता ही है, साथ ही साथ उस पर मिलता है आपको डिटेल डिस्कशन और क्वेश्चन के आंसर्स भी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे खंड अ, या कि आपका पता है आपको कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको कुल 10 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको कुल 2 अंक मिलते हैं। अधिकतम शब्द सीमा जो शब्दों की निर्धारित है वो है यहाँ पे आपके 50 शब्दों की। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रश्नों को ही पढ़ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा जो सारांश में जो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ वही देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो कई बार लंबा हो जाता है तो कई लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा है। तो अब मैं ध्यान दूंगा कि आपको वीडियो के सॉल्यूशन अलग से, आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशन अलग वीडियोस में मिलेंगे। प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, आप उसको देख लें। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो हम लोग सेक्शन ए से वो ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? यानी कि समाज में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सामाजिक परिवर्तन से आपके लिए क्या मतलब है? और उदाहरण के लिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है जब समाज में विद्यमान जो भी चीज़ें आपके रीति रिवाज है, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, इस तरह की जब चीज़ों में बदलाव आता है, स्त्री शिक्षा, पुरुष शिक्षा, इस तरह की चीज़ें, या फिर कुछ सामाजिक संरचना जो पूरी तरह से ही अगर बदल जाए, इस तरह का कुछ अगर बदलाव समाज में आता है जिसके कारक कहीं हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक आपकी सोच में बदलाव हो, या फिर आपके शिक्षा के कारण कोई बदलाव आता है, या फिर कोई क्रांतिकारी या दमनकारी आंदोलन शुरू हो जाए जिसके प्रभाव से भी समाज में बदलाव आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सामाजिक बदलाव के कारक हैं, सामाजिक बदलाव के इंडिकेटर्स हैं, ये सूचक हैं। दूसरा प्रश्न है, द रोल ऑफ रिलीजन इन जेंडर आइडेंटिटी। प्रश्न संख्या 2 है, लिंग की पहचान में धर्म की भूमिका। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी? डाउरी यानी कि दहेज से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों, दहेज भारतीय समाज के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार का उपहार, धन, गहने, जेवरात या कुछ इस तरह की चीज़ें जो एक पिता पक्ष अपनी बेटी को उसके विवाह के समय, यानी कि जब उसकी शादी होती है तो उस समय उसको भेंट स्वरूप सप्रेम देने का प्रयास करता है। परंतु वर्तमान स्थिति में दहेज एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित है और इसका बहुत ही दुष्प्रभाव होता है। जिस परिवार में लड़कियों की शादी होती है वो परिवार कई बार व्यक्तिगत रूप से या जानबूझकर दहेज के लिए डिमांड भी करते हैं। इससे स्त्रियों के प्रति जो एक आप कहें समाज में एक क्रिमिनल एटीट्यूड जो होता है, या फिर आप कहें कि जो स्त्री हिंसा होती है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार की रीति रिवाजों का जो है धीरे धीरे दमन करना चाहिए। इसके कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। कई बार आपने सुना होगा कई प्रकार की महिलाओं के प्रति हिंसा, जैसे कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मार देना, जान से मार देना, जला देना। कई बार लड़की के माता पिता को भी इस दहेज को पूरा करने के लिए कई बार उनको काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज में विद्यमान है, तो इनको बदलने की आवश्यकता है। और इस तरह के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप दहेज के लिए लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो है हमारा प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज को एजुकेशन? सह शिक्षा से आप क्या समझते हैं? साधारण शब्दों में बोले दोस्तों तो सह शिक्षा का अर्थ ऐसा होता है कि एक शिक्षा प्रणाली जहाँ पे कि हर एक बच्चा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, यानी कि लड़का लड़की या किसी अन्य जाति धर्म के
बिना किसी भेदभाव के बच्चे जो है एक साथ एक ही विद्यालय में समान संरचना के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, सबको समान अधिकार और समान तरह से शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में बाधक तत्व क्या है? तो पहली चीजें हो सकती है आर्थिक, यानी कि पैसे की कमी की वजह से भी समावेशी शिक्षा को जो है लागू क्रियान्वयन करने में समस्याएं होती हैं। स्कूलों के पास में पर्याप्त साधन नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। अब दूसरा जो होता है एक सामाजिक और पारिवारिक जो दृष्टिकोण होता है या उसमें रूढ़िवादिता होती है, वो भी कई बार बच्चों की समावेशन में शिक्षा के समावेशन में बाधक होती है। उदाहरण के लिए लड़कों को लड़कियों के साथ पढ़ने से मना किया जाता है। कई बार जाति का, धर्म का एक दृष्टिकोण से भी कई बार लोग एक साथ पढ़ने के लिए मना करते हैं। कई बार एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ या एक जाति विशेष दूसरे जाति विशेष के साथ पढ़ने से मना कर देता है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं समावेशन को बाधित करती है। उसके साथ व्यक्तिगत कारण भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक दोष, किसी प्रकार की बीमारी, ये कुछ चीज़ें हैं जो समावेशी शिक्षा में आपकी बाधक होती हैं और ये आपको जो है समस्या पैदा करती है। चलिए अगले क्वेश्चन में ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर। शिक्षक के दायित्व क्या होते हैं? दोस्तों, शिक्षक का दायित्व शिक्षण प्रदान करना होता है, साथ ही साथ शिक्षण ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपने शिक्षार्थी को मदद करना होता है, उसको वो हर एक साधन उपलब्ध करना जिसके माध्यम से वो अपनी जो सीखने की वस्तु है या जो विषय वस्तु जिसको वो सीखने का प्रयास कर रहा है उसको वो सबसे उच्च कोटि के उच्च तरीके से उसको सीख पाए। दूसरा, शिक्षण का अभिप्राय ये भी होता है कि शिक्षक ऐसा वातावरण का निर्माण करे जो कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में, शिक्षा ग्रहण करने में आपकी सुचारू रूप से मदद करे, उसको ऐसे उत्प्रेरक का कार्य करे, ऐसे मोटिवेशन का काम करे कि जो बच्चा और जाके सीखे। बच्चे के अंदर क्रियाशीलता की विकास करे, बच्चा के अंदर ऐसे कौशल, ऐसे गुणों का विकास करे जो उसके आगे आने वाले भविष्य, उसके रोजगार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे। सामाजिकरण का विकास करे, इस तरह की चीज़ें, देश के प्रति प्रेम, शांति, इस तरह की भावनाओं का विकास करे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, व्हाट इज द जेंडर इनइक्वालिटी। लिंग असमानता क्या होती है? दोस्तों, लिंग असमानता का अर्थ होता है जब लिंग के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में कार्यों का बंटवारा हो, अधिकारों का बंटवारा हो, शिक्षा के अवसर या किसी भी प्रकार के अवसर या जो आप समझें कि चीज़ें उपलब्ध हैं और उसमें अगर भेदभाव हो रहा है तो वो आपकी लिंग की असमानता। उदाहरण के लिए जब घर में संपत्ति का बंटवारा होता है तो पुरुषों को उसमें हकदारी होती है, उसमें उनको भागीदारी मिलती है, परंतु महिलाओं का कई बार जो है उसमें बिल्कुल नकार दिया जाता है, उनको वो अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जब आपकी सामाजिक रूप से आप देखें कि निर्णय लेने की क्षमता या फिर शिक्षा के अधिकार की दृष्टिकोण से भी बात करें तो हम लोग शिक्षा लेने की भी जो एक स्थिति होती है वहाँ पर भी महिलाओं को कई बार देखा गया है कि उनमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम देखा जाता है, उनको कम महत्व दिया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाती हैं। लेकिन आप परिभाषा रूप में इसको लिखे। लाडली स्कीम क्या है? लाडली लक्ष्मी स्कीम दोस्तों ये 2 मई 2007 को मध्य प्रदेश में वहाँ के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मतलब शुरुआत किया गया था। और इसके बाद ये जो स्कीम है आपके देश के कई अन्य राज्यों में भी बाद में शुरू कर दिया गया, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आपके उड़ीसा, झारखंड, नई दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों में। इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों जो ऐसे परिवार, निर्धन परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनकी की आय कम है, जो कि वार्षिक टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, उनकी अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए अगर उनकी बच्ची का विवाह 18 वर्ष से पूर्व नहीं होता है तो सरकार उनको एक लमसम अमाउंट यानी कि एक शकल दे, यानी कि एक इकट्ठा जो रुपए के रूप में राशि प्रदान करती है 1 लाख के करीब। और यही स्कीम होती थी। हर एक राज्यों ने इसमें कुछ फेरबदल करके इस स्कीम को और बेहतर बनाया है, तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मदर सिक्योरिटी स्कीम यानी कि जननी सुरक्षा,
योजना। अगर जननी सुरक्षा योजना की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये मातृत्व के जो चक्र होता है, यानी मातृत्व की जो एक समय होता है एक किसी महिला के जीवन काल में, उस दौरान में उसके सही प्रकार से मातृत्व की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करना। और साथ साथ ये जो योजना है ये खासतौर पर उन निर्धन महिलाओं, उन आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं और SC ST क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए था या है, जो कि अ, पैसे की तंगी के कारण, आर्थिक कमियों के कारण या सरकारी सुविधाओं के अभाव में जो कई बार जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो इनके जो आप कहें कि इनके प्रसूति के जो प्रक्रिया होती है उसमें कई बार उनको समस्याएं होती हैं। इन सारी समस्याओं को दूर किया जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पतालों में उनका जो है डिलीवरी किया जाए। ये सारी सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य इस स्कीम के अंतर्गत होता है। एडवांटेजेस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लाभ। जब महिला सशक्त होगी तो महिला समाज में भागीदारी करेगी, महिला का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, महिलाओं के आर्थिक स्थिति बदलेगी, जिससे कि समाज का भी फायदा होगा, हमारे परिवार का भी फायदा होता है। और आप उदाहरण स्वरूप बोल सकते हैं, देख भी सकते हैं, कहीं का भी उदाहरण दे दें कि जिस देश में महिलाओं की शिक्षा और उनका सशक्तिकरण है, यानी कि महिलाएं आगे बढ़कर समाज में भागीदारी करती हैं, वो देश आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे होता है। चलिए दोस्तों, सेक्शन नंबर बी यानी कि खंड ब में चलते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये सेक्शन जो होता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देने होते हैं उत्तर, लेकिन यहाँ पे शब्दों की सीमा है जो बड़ी ही ट्रिकी होती है, 200 शब्दों की होती है। कई बार हम लोग उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास हो जाता है हमसे गलती से, तो हमको पहले क्वेश्चन को लिखने से पहले इसके उत्तर को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम उत्तर को लिखने का प्रयास करें। जो सबसे बेहतर प्रश्न आपको आते हों, जिनके उत्तर आपको समझ में अच्छे से आते हों, जिनको आप अच्छे से लिख सकते हैं, बिंदुवार लिख सकते हैं, आप उन्हीं प्रश्नों का चयन करें यहाँ पे। तो 5 प्रश्न कुल करने हैं दोस्तों आपको। अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्दों की होती है और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 8 अंक। तो पहला प्रश्न लेते हैं खंड ब से, जो कि प्रश्न संख्या 2 है। हाउ कैन वेमेन जेंडर गेट सिक्योरिटी इन स्कूल? महिला लिंग को स्कूल में सुरक्षा कैसे मिलेगा? और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ को एजुकेशन? सह शिक्षा की क्या विशेषताएं? अभी हमने ऊपर चर्चा की, आप उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लिख दें। इसके आगे चल के दोस्तों मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बिल्कुल देने वाला हूं, और क्योंकि यहाँ पे देने से आपके जो बातें अगर हम लोग ज़्यादा चर्चा करें तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों में देखते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कल्चर इन जेंडर इनइक्वालिटी। लिंग असमानता में संचार एवं संस्कृति की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा आप प्रश्न संख्या 3 के अथवा में लिख सकते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण में विद्यालय का क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 4, गलती से यहाँ पे 2 टाइप हो गया दोस्तों। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन इन इंडिया? भारत में महिलाओं की शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं? बहुत ही सरल और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आराम से लिखें, पहले पॉइंट्स को समझ लें, उसके बाद इसको लिखें। इसके अथवा में है, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ वीमेन्स आइडेंटिटी इन सोसाइटी? समाज में महिलाओं की पहचान किस रूप में है? तो समाज में महिलाओं की पहचान किस रूप में है, आप समझ सकते हैं कि समाज में महिलाओं के लिए कुछ कार्य, कुछ व्यवहार करने का तरीका, कुछ चीज़ें निर्धारित है पूर्व में ही। तो समाज में इस तरह से आपको सोच के लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि महिलाओं को घर का कार्य करना चाहिए, महिलाओं का घर के बच्चों को जो होता है उनका लालन पालन करने में योगदान करना है, जब बाहर के कार्यों में उनको ज़्यादा भागीदारी नहीं करने की ज़रूरत है। महिलाओं का उद्देश्य जो होता है घर की चीज़ों को साफ सुथरा करना, घर के कामों करना, इस तरह की चीज़ें जो हमने एक दृष्टिकोण बनाया। महिलाओं को अच्छे से बात करना चाहिए, उनको अच्छे से सभ्यता से बात करनी चाहिए, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो समाज ने निर्धारित की हैं उस दृष्टिकोण की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसी दृष्टिकोण को आपको यहाँ पे लिखना है। खासतौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कारक जो लिंग असमानता के होते हैं, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन समझ गए आपकी इसको प्रस्तुत कैसे करना है आप। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट इज मीन बाय बेबी शावर प्रोग्राम? महिलाओं के गोद भराई कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बच्चा होने के पश्चात में जो है महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम जो होता है आपका, माफ़ करिए अगर मैं गलत हूं तो आप इसमें लिख दें महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम क्या है।
इसके अथवा में है राइट द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो बिंदुवार में आपको दो तीन पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य है, मुख्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं के प्रति होने वाली सामाजिक और घरेलू हिंसा के प्रति आवाज़ उठाना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको कानूनी सहायता प्रदान करना। दूसरा, महिलाओं के प्रति जो आवश्यक कार्य जो कि उनकी सशक्तिकरण, उनके विकास के लिए आवश्यक है, उसके ऊपर भी समाज का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो महिला आयोग करती है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। सेड लाइट ऑन रोल ऑफ जेंडर इन सोसाइटी, संस्कृति में लिंग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ आचार्य राममूर्ति कमिटी रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा के संबंध में आचार्य राममूर्ति की सिफारिशों समिति की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने खंड ब सेक्शन बी समाप्त किया है। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में, जो कि होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्दों की है और आपको करने होते मात्र 2 प्रश्न। लेकिन दोस्तों, यहाँ से जो आगे आने वाले 4 प्रश्न हैं, इसमें से आपको कोई अच्छा सा 2 प्रश्न चुनना है और लिखने के लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रश्न के उत्तर लिखते वक्त हमको ध्यान रखना है एक सिस्टमेटिक तरीके में लिखे, ताकि जो जांच करता हूँ आपकी उत्तर पुस्तिका की, उसको वो देखने में अच्छा लगे और आपको सरलता से वो नंबर देने में सहज हो पाए। ऐसा ना हो कि उसको आपके प्रश्नों के उत्तर पढ़ने और समझने में कठिनाई हो, क्योंकि वहाँ पे इतना समय नहीं होता उनके पास में। तो आप इस तरह से लिखें कि देखते ही सरलता से लोग समझ जाएं उसको कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। शेड लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ मेन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में पुरुषों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 8 है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, शेड लाइट ऑन इट्स डेवलपमेंट, जाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके विकास पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, इसके प्रश्न के उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय समाज में जो है जाति का विकास हुआ, किस प्रकार से जाति का वर्गीकरण हुआ, किस प्रकार से जैसे एक श्रेणी का निर्माण हुआ, उसके बाद जातियों में किस प्रकार से कार्यों का निर्धारण हुआ, किस प्रकार से उससे कुरीतियाँ जन्मी, जैसे कि छुआछूत, उसके बाद आप बंधुआ मजदूरी, या फिर इस तरह से जो चीज़ें आपको पता है, आपने समाज में देखी या अभी भी देखते आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप लिखें, अपने अनुभव से लिखें। आप बहुत अच्छा उसको लिखेंगे, लेकिन पॉइंट्स में लिखें उसको। प्रश्न संख्या 9 है। व्हाट डज जेंडर रिप्रेजेंटेटिव मीन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेंडर, लिंग प्रतिनिधित्व से क्या आशय है, लिंग की भूमिका बताइए। प्रश्न संख्या 10 है। डिस्क्राइब द एफर्ट टू बी डन फॉर जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम, कक्षा में लिंग समानता के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन करेंगे कि वर्ग में, कक्षा में आपके जो लिंग समानता के लिए क्या कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है दोस्तों, माफ करिए, कॉल आ गया था। लास्ट प्रश्न है। व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द गर्ल्स एजुकेशन इन स्टेट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, भारत में राज्यों ने बालिका शिक्षा हेतु किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, प्रश्न पत्र आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कोई कठिनाई हो रही हो, कुछ कमेंट है, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप हमसे चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार करता